दी आर्क कनेक्ट ऐप एक व्याकुलता मुक्त जगह जहां आप जुड़ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। यूनिसेफ ने शिक्षा को टाइम बम बताया। यमन में यूनिसेफ के प्रतिनिधि पीटर हॉकिंस ने चेतावनी दी कि 30% से ज्यादा बच्चे गंभीर कुपोषण का सामना कर रहे हैं। चल रहे संघर्ष और आर्थिक पतन से उनके विकास पर खतरा मंडरा रहा है, जिससे परिवारों को भरण पोषण के लिए बेताब होना पड़ रहा है। यमन में 4.5 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं। हिंसा के कारण शिक्षा बाधित है। हॉकिंस ने स्कूलों की मरम्मत और शिक्षकों को सहायता देने के लिए यूनिसेफ की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला, खासकर उन लड़कियों के लिए जो सीखने के अवसरों की चाह रखती हैं। यूनिसेफ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों को भोजन, स्वच्छ पानी और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए अपने प्रयासों को तेज कर रहा है। हॉकिंस ने बीमारियों से लड़ने और क्षतिग्रस्त स्कूलों के पुनर्वास के महत्व पर जोर दिया। हॉकिंस ने यमन में शांति और स्थिरता की अपील की, क्योंकि संघर्ष के कारण शिक्षा और आवश्यक सेवाएं बाधित हो रही हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मानवीय सहायता बढ़ाने और संकट को तुरंत हल करने की दिशा में काम करने का आह्वान किया। आइए हम यमन के बच्चों, उनके उपचार और प्रावधान के लिए प्रार्थना करें। अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को समाधान की ओर निर्देशित किया जाए और शिक्षा, स्वास्थ्य और आशा को बहाल करने के लिए उनके प्रयासों को तेज किया जाए। जापान में बुजुर्गों की बढ़ती संख्या से कार्यबल पर दबाव। जापान ने बुजुर्गों के प्रति सम्मान दिवस मनाया, जिसमें पता चला कि 36,25,000 नागरिक 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे। यह जनसांख्यिकीय बदलाव, जो अब जनसंख्या का 29.3% है, देश के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियों को रेखांकित करता है। 51% से ज्यादा कंपनियों में कर्मचारियों की कमी के चलते विशेषज्ञ आसन्न संकट की चेतावनी दे रहे हैं। जापान के बुजुर्ग कर्मचारियों की संख्या 2023 में 9.14 मिलियन तक पहुंच जाएगी और उन्हें सेवानिवृत्ति का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आर्थिक स्थिरता को खतरा है। घटती जन्म दर से निपटने के लिए जापान बच्चों के पालन पोषण और चाइल्ड केयर सुविधाओं में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। साथ ही देश प्रवासन को अपना रहा है। 2024 में अपनी अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए 2 मिलियन विदेशी श्रमिकों का स्वागत कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि एआई और ऑटोमेशन से कार्यबल की कमी दूर हो सकती है। हालांकि उत्पादकता बढ़ाना, महिला श्रम भागीदारी को बढ़ाना और पूंजी निवेश बढ़ाना जापान में दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। आइए हम जापान के बढ़ते बुजुर्ग जनसंख्या संकट के प्रति दृष्टिकोण के लिए प्रार्थना करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह उनकी आर्थिक चुनौतियों के लिए मार्गदर्शक बने। एआई से ऊर्जा की बढ़ती मांग को बढ़ावा। शोधकर्ता साशा लुसियोनी द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार जनरेटिव एआई पारंपरिक सर्च इंजन की तुलना में 30 गुना अधिक ऊर्जा का उपयोग करता है। एआई प्रोग्राम नई जानकारी बनाते हैं, जिसके लिए महत्वपूर्ण कंप्यूटिंग शक्ति और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा संकट में योगदान देता है। जलवायु पर एआई के प्रभाव पर अग्रणी शोधकर्ता लुसियोनी ने कोड कार्बन बनाने में मदद की, जो एक ऐसा उपकरण है जो एआई मॉडल के कार्बन पद चिन्ह को ट्रैक करता है। अब वह एल्गोरिदम के लिए ऊर्जा प्रमाणन प्रणाली पर काम कर रही है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ावा देना और डेवलपर्स को ऊर्जा कुशल एआई समाधानों को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करना है। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी टेक कंपनियों द्वारा कार्बन तटस्थता के लक्ष्य के बावजूद 2023 में एआई के कारण उनके उत्सर्जन में वृद्धि हुई। लुसियोनी ने कंपनियों से उनके एल्गोरिदम और डेटा सेट के बारे में अधिक पारदर्शिता की मांग की और सरकारों से इस क्षेत्र को विनियमित करने का आग्रह किया। लुसियोनी एआई के उपयोग में ऊर्जा संयम की वकालत करती है, इस बात पर जोर देते हुए कि एआई उपयोगी हो सकता है,
लेकिन लोगों को इसकी पर्यावरणीय लागत के बारे में पता होना चाहिए। वह ऊर्जा कुशल एआई उपकरण चुनने और उनका विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता पर जोर देती है। हमारे प्रभु यीशु मसीह तकनीकी उद्योग को जिम्मेदार नवाचार की ओर मार्गदर्शन करें। हमारी पवित्र आत्मा ईश्वर तकनीकी आविष्कारकों को ऊर्जा कुशल एआई उपयोग के लिए बुद्धि प्रदान करे। हैती के लोग मदद मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लग रही है। संयुक्त राष्ट्र में विश्व नेताओं के एकत्र होने के बावजूद हैती के लोग दल हिंसा को रोकने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के प्रति सशंकित हैं। केन्या और जमैका की पुलिस की मौजूदगी के बावजूद दल अभी भी देश के अधिकांश हिस्सों पर हावी हैं। केन्या के राष्ट्रपति रूटो ने मौजूदा मिशन को संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में विस्तारित करने की इच्छा व्यक्त की। हालांकि ऐसे मिशनों की पिछली असफलताओं ने कई हैती वासियों को उनकी संभावित प्रभावशीलता पर संदेह में डाल दिया है। 2024 की शुरुआत में गैंग हिंसा से 2500 से अधिक लोगों की मौत के साथ मारियो कैंटेव जैसे हैती वासियों ने अंतर्राष्ट्रीय वादों में आशा खो दी है। उन्हें डर है कि बाहरी समाधान वास्तविक बदलाव नहीं लाएंगे। हैती की आधी आबादी गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रही है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्ल स्काउ ने देश में गहराते संकट को दूर करने के लिए मानवीय सहायता को राजनीतिक समाधान के साथ जोड़ने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। आइए हम हैती और उसके लोगों की शांति के लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु उसके लोगों को हिंसा से बचाए और नेता सभी समस्याओं का स्थायी समाधान पाए। हम इसे रे ऑफ होप क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा मानना है कि प्रार्थना इस अंधेरी दुनिया में आशा की किरण है।